नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजकमल निषाद। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसए ऑनलाइन स्टडी पे। तो कैसे हो आप सभी दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम आज इस क्लास में ग्रुप डी के जीके के अति संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप ये क्लास पूरी देखिएगा, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? ऑप्शन है ए अजातशत्रु, दूसरा है सारिपुत्र, जीवक या राहुल। तो दोस्तों, राजा बिंबिसार के जो दरबार में चिकित्सक थे उसका नाम था जीवक। जीवक चिकित्सक का नाम है जो कि राजा बिंबिसार के दरबार में रहते थे। अगर राजा बिंबिसार की बात करें तो ये हर्यक वंश से संबंधित थे। ये हर्यक वंश के राजा थे और इन्हें मगध साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता था। ये मगध साम्राज्य के संस्थापक थे। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि ये हर्यक वंश के थे और ये मगध साम्राज्य के संस्थापक भी कहलाते हैं। और हर्यक वंश की जो राजधानी थी वो थी आपकी गिरिब्रिज। गिरिब्रिज हर्यक वंश की राजधानी थी। तो इन तीनों चीज़ों को आप याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ऑप्शन है महादेव वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, कृष्णा सोबती या जी शंकर कुरु। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम जो प्राप्तकर्ता थे वे थे आपके जी शंकर कुरु। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, आप इस चीज को याद रखिएगा। इसके अलावा इसकी शुरुआत हुई थी, कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। इनमें पुरस्कार के रूप में क्या दिया जाता है दोस्तों? तो 11 लाख रुपया प्रदान किया जाता है। 11 लाख रुपया प्रदान किया जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। अब ये तो हो गया प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? जी शंकर कुरुप। ये किस भाषा के लेखक थे? तो ये मलयालम भाषा के लेखक थे। याद रखिएगा कि मलयालम भाषा के लेखक थे। अब बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको दिया जाता है, तो जो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, तो उन 22 भाषाओं में किसी भी एक भाषा में के लेखक को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो 22 भाषाओं में से कि कोई भी एक भाषा में जो लिखता हो उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए और इसके बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। अगर बात की जाए प्रथम हिंदी लेखक की, प्रथम हिंदी लेखक यानी कि प्रथम हिंदी लेखक प्राप्त करता है इस पुरस्कार के, तो वो थे आपके सुमित्रा नंदन पंत। प्रथम हिंदी लेखक जिनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ वो कौन है? तो वो है आपकी सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। अगर बात करें पहली महिला लेखक, पहली महिला लेखक की बात करें तो वो है आपकी, जिनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो वह है आपका आशा पूर्णा देवी। याद रखिएगा, आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी याद रखिएगा कि यह पहली महिला लेखक है, जबकि पहला हिंदी विजेता सुमित्रा नंदन पंत और पहली महिला लेखक आशा पूर्णा देवी। ये किस भाषा की है आशा पूर्णा देवी? तो ये बांग्ला भाषा की लेखिका है। याद रखिएगा कि यह बांग्ला भाषा की लेखिका है। तो दोस्तों, आपको इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे पुराना रिफाइनरी किस स्थान में है जो वर्तमान समय में भी कार्यरत है? ए जामनगर, पारादीप, पानीपत या डिगबोई। तो दोस्तों, भारत का जो सबसे पुराना रिफाइनरी है वो है आपका डिगबोई। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिगबोई आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिगबोई कहाँ है दोस्तों? तो यह आसाम राज्य में स्थित है। यह असम राज्य में स्थित है। डिगबोई की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1889 में। 1889 में इसकी स्थापना हुई थी और यह असम राज्य में स्थित है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र
भी इसको कह सकते हैं कि यह ब्रह्मपुत्र घाटी के अंतर्गत आता है, डिगबोई। इसके अलावा जो असम में और जो तेल क्षेत्र स्थित है वह कौन कौन से है ये जान लेते हैं। नाहर कटिया ये है आपका असम में स्थित। हुगरीपन मोरान ये सभी इंपॉर्टेंट है। हुगरीपन मोरान और नाहर कटिया और सुरमा घाटी तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये तीनों असम राज्य में स्थित है या ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र में स्थित है। बोल ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्योतिबा फुले। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों, तो इन्होंने 1873 ईस्वी में की थी। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कहाँ की थी, तो दोस्तों इन्होंने महाराष्ट्र में की थी। महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और इनकी एक रचना का नाम आपको याद रखना है। इनकी एक रचना है गुलामगिरी। इनकी जो एक रचना है वो है आपका गुलामगिरी, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मयूर सिंहासन को किसके द्वारा शुरू किया गया था। ए हुमायूं, बी शाहजहां, सी औरंगजेब या डी अकबर। तो दोस्तों मयूर सिंहासन को जो शुरू करने वाले थे वे थे आपकी शाहजहां। शाहजहां ने इसको शुरू किया था मयूर सिंहासन को। मयूर सिंहासन के कलाकार का नाम क्या है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है। इसके कलाकार का, इसको बनाने वाले कौन है, इसके स्थापत्यकार कौन है, तो वो है आपके बेबादल खां। याद रखिएगा बेबादल खां इसके कलाकार है, पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में। कलाकार कौन है इसके, बेबादल खां। इसके अलावा शाहजहां के द्वारा ताजमहल भी बनाया गया था, ये तो आप जानते ही हैं। ताजमहल भी बनाया गया था। तो ताजमहल का स्थापत्यकार, ये आपका NTPC एग्जाम में पूछा गया था अभी जस्ट। ताजमहल का स्थापत्यकार कौन था, तो ताजमहल का जो स्थापत्यकार था वो था आपका उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ये आपका स्थापत्यकार थे। और इसके अलावा जो ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद ईसा खां थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि इसके स्थापत्यकार है ताजमहल के उस्ताद अहमद लाहौरी और वास्तुकार है उस्ताद ईसा खां। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। और मयूर सिंहासन की बात करें तो इसके कलाकार थे बेबादल खां। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा शाहजहां के द्वारा अनेक स्थापत्य कलाओं का विकास हुआ। इसी कारण से इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है इनके काल को। याद रखिएगा स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है इनके काल को। इसके अलावा बात करें दोस्तों संगमरमर का काल भी कहा जाता है। इस शाहजहां के काल को क्या बोला जाता है, संगमरमर का काल भी कहा जाता है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मयूर सिंहासन को शुरू करने वाले थे शाहजहां, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संत कबीर ने अपना आध्यात्मिक प्रशिक्षण निम्नलिखित में से कौन से गुरु से प्राप्त किया। मुक्तानंद, रामगुप्त, सर्वानंद या रामानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रामानंद। तो संत कबीर ने अपना आध्यात्मिक प्रशिक्षण रामानंद से प्राप्त किया था। रामानंद जी कौन थे, तो जब भक्ति आंदोलन चल रहा था तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से जो उत्तर लाने का श्रेय है वे रामानंद को जाता है। तो ये भक्ति आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे। याद रखिएगा भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का जो श्रेय है वे रामानंद को जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1982 में। नाबार्ड क्या है दोस्तों, नाबार्ड क्या है आइए जान लेते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर
एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड का फुल फॉर्म है। ये दोस्तों ये है क्या, यह एक विकास बैंक है, यह एक प्रकार का विकास बैंक है जो कि प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है और यह कृषि एवं वित्त प्रदान करने के लिए भी शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय है आपका मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, मुंबई में, याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी दोस्तों 1982 में, या ऐसा पूछा जा सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में हुई, किस पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई, तो आप बोलेंगे कि छठवीं पंचवर्षीय योजना में, छठवीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई। छठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब थी, तो 1980 से 1985 ईस्वी तक आपकी छठी पंचवर्षीय योजना थी। तो इसके अंतर्गत आपकी नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो आप दोनों को फैक्ट को याद रखिएगा कि 1982 में स्थापना हुई थी और छठी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय रत्न प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला, तो ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, मिहिर सेन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों प्रथम भारतीय थे जिन्हें यह भारत रत्न मिला, वे थे आपके डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन जी प्रथम भारतीय थे जिन्हें यह अवार्ड मिला। दोस्तों अगर डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात करें तो ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, अगर भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है आपका भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है आपका भारत रत्न। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को और यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और इसके प्रथम जो प्राप्तकर्ता हैं वह है आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके अलावा 2019 में किन किन लोगों को प्राप्त हुआ, आइए जान लेते हैं। 2019 में किन किन लोगों को प्राप्त हुआ, तो 2019 के जो प्राप्तकर्ता थे वे हैं आपके प्रणब मुखर्जी जो कि पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, इन्हें ये 2019 के इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेन-सांग ने भारत का दौरा निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में किया, तो दोस्तों वेन-सांग ने भारत का दौरा हर्षवर्धन के काल में किया था। हर्षवर्धन के काल में भारत का दौरा किया था। तो दोस्तों हर्षवर्धन का शासनकाल कितने से कितने ईस्वी तक था, तो 606 से 647 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। 606 से 647 ईस्वी तक इनका शासनकाल था, जबकि वेन-सांग आया था 630 से 640 ईस्वी के बीच में। 630 से 640 ईस्वी के बीच में वेन-सांग आया था। ठीक है दोस्तों, इनकी एक रचना है, वेन-सांग की एक रचना है, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी रचना है सी यू की, इनकी जो रचना है वह है आपकी सी यू की, इनकी एक रचना है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। हर्षवर्धन किस काल के थे, तो ये पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। ये पुष्यभूति वंश के महान शासक थे, पुष्यभूति वंश के ये शासक थे। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, तो दोस्तों राज्यसभा के लिए नामित किए जाते हैं 12 सदस्य। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत, तो ये 81 अनुच्छेद के तहत, 81 अनुच्छेद के तहत 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। कौन से क्षेत्र से नामित किए जाते हैं, तो कला, विज्ञान, समाज सेवा व खेल के क्षेत्र से नामित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों,
इसके अलावा बात करें तो लोकसभा में कितने सदस्य नामित किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा? तो 2 सदस्य नामित किए जाते हैं। याद रखिएगा 2 सदस्य नामित किए जाते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो 331 के तहत। 331 के तहत 2 सदस्य, 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य नामित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इतनी चीजों को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइडर कप किससे संबंधित है? ए बैडमिंटन, हॉकी, गोल्फ या टेनिस? तो दोस्तों राइडर कप संबंधित है गोल्फ से। गोल्फ से राइडर कप संबंधित है। ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 23 नवंबर, 3 मई, 11 जुलाई या 12 अगस्त। तो दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगर बात करें प्रथम बार जनगणना कब हुई थी, तो ये इससे संबंधित क्वेश्चन है कि प्रथम बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में हुई थी। 1872 ईस्वी में प्रथम बार जनगणना हुई थी। किसके काल में? तो लॉर्ड मेयो के काल में। तो प्रथम बार जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में। इसके अलावा नियमित जनगणना कब हुई थी? तो नियमित जनगणना हुई थी दोस्तों, नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी? तो 1881 में हुई थी। प्रथम बार जनगणना पूछा जाए तो 1872 ईस्वी, लेकिन नियमित जनगणना की बात करें तो ये 1881 में शुरू हुई थी। किसके काल में? तो ये लॉर्ड रिपन के काल में। पूछा जाता है दोस्तों कि किस गवर्नर जनरल के काल में यह शुरू हुआ था? तो ये लॉर्ड रिपन के काल में। और विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है दोस्तों 11 जुलाई को। तो आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ने वर्ष 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि वर्ष ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम पुरस्कार जीता है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने 3 ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत 4 टूर्नामेंट होते हैं। वो टूर्नामेंट कौन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये तो हो गया आपका पहला टूर्नामेंट, साल का पहला टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन। फिर आता है फ्रेंच ओपन, फिर आता है आपका विंबलडन, फिर आता है आपका यूएस ओपन। तो ये ग्रैंड स्लैम के ये 4 टूर्नामेंट होते हैं दोस्तों। 4 टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो इन चारों टूर्नामेंट में से किसी भी एक टूर्नामेंट से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये साल का पहला टूर्नामेंट है और साल का आखिरी टूर्नामेंट यूएस टूर्नामेंट है, जबकि साल का दूसरा टूर्नामेंट है फ्रेंच ओपन और साल का तीसरा टूर्नामेंट है विंबलडन। ठीक है दोस्तों, तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो विजेता रहे हैं वो है नोवाक जोकोविच। इसके अलावा नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन के भी विजेता रहे दोस्तों, याद रखिएगा, फ्रेंच ओपन के भी विजेता रहे और विंबलडन के भी विजेता रहे, यानी कि 3 टूर्नामेंट के विजेता रहे नोवाक जोकोविच इस साल 2021 के। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बचता है यूएस। तो यूएस के जो विजेता रहे वे है आपके मेदवेदेव, डेनिल मेदवेदेव, इसका नाम है डेनिल मेदवेदेव, है ना। ये रूस के खिलाड़ी हैं डेनिल मेदवेदेव, तो इसको याद रखिएगा। और नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रहना चाहिए कि किस देश के वे सबसे संबंधित है। ये सर्बिया से संबंधित है दोस्तों, ये सर्बिया से संबंधित है। रोजर फेडरर की बात करें तो ये किस देश से है? तो ये स्विट्जरलैंड से आते हैं दोस्तों, ये स्विट्जरलैंड से आते हैं, याद रखिएगा। राफेल नडाल किससे संबंधित है? तो ये स्पेन देश से संबंधित है, स्पेन देश से ये संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको चारों टूर्नामेंट याद रखना चाहिए ग्रैंड स्लैम का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये सभी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ठीक है,
चलिए, फुटबॉल विश्व कप 2022 के स्थान प्रस्तावित है। फुटबॉल विश्व कप 2022 किस स्थान पे आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है कतर, स्पेन, चीन या ब्राज़ील। तो दोस्तों, फुटबॉल विश्व कप 2022 आयोजित किया जा रहा है कतर में। फुटबॉल विश्व कप फीफा या हो रहा है आपका कतर में। जबकि बात करें 2026 की, तो 2026 का जो फुटबॉल प्रस्तावित है वह है आपका यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में प्रस्तावित है। तो आपको 2026 का भी पता होना चाहिए। और इसके पहले का यानी कि 2018 का किस स्थान पे हुआ था? तो वह हुआ था आपका रूस में। वो कहाँ हुआ था? आपका रूस में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो आपको इतनी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? अमित्रघात यानी क्या होता है? अमित्रघात यानी कि शत्रुओं का वध करने वाला। शत्रुओं का वध करने वाला। और इनके जो अमित्रघात के नाम से जो जाने जाते हैं वे हैं आपके बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार कौन है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं। इसके अलावा इनको और भी कुछ नामों से जाना जाता है। इन्हें वायु पुराण में भद्रासार कहा जाता है। वायु पुराण में क्या बोला जाता है दोस्तों? याद रखना, भद्रासार। इसके अलावा इन्हें जैन धर्म में सिंहसेन कहा जाता है। जैन धर्म में सिंहसेन, याद रखिएगा कि इसे वायु पुराण में भद्रासार कहा जाता है, जैन धर्म में सिंहसेन कहा जाता है। ठीक है, और अमित्रघात भी इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2019 के नोबेल तुल्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 2019 में जिनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है वे है आपके अभिजीत बनर्जी। ये भारतीय मूल के थे और ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो किसके नाम पे रखा गया है दोस्तों? ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार नाम रखा गया है। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे दोस्तों? ये पूछा जा सकता है। तो अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन देश के निवासी थे। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन देश के निवासी थे। इन्होंने किस चीज का आविष्कार किया था? तो इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो डायनामाइट का इन्होंने आविष्कार किया था। तो दोस्तों आपको इतनी सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस सदन के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों 1/3 सदस्य जो कि दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं वह है आपकी राज्यसभा। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना पद त्याग देते हैं। तो दोस्तों राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। इनके सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अपना पद त्याग देते हैं। इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो होता है आपका 6 वर्ष। इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है वह होता है आपका 6 वर्ष। चूंकि दोस्तों इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता, इनका कभी विघटन नहीं होता, इसी कारण से इसे स्थायी सदन कहते हैं। इसे कौन सा सदन कहते हैं? स्थायी सदन। जबकि लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष में विघटित हो जाता है, इसी कारण से लोकसभा को बोला जाता है अस्थायी सदन। आप जानते हैं कि लोकसभा में प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता है, तो प्रत्येक 5 वर्ष में विघटित हो जाता है। तो 5 वर्ष में विघटित होने के कारण क्या बोलते हैं इसको? अस्थायी सदन। अस्थायी सदन कहते हैं। ठीक है, तो आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 का। तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं वे 12 खिलाड़ी हैं। 12 खिलाड़ियों को यह प्रदान किया गया है।
अगर बात करें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की दोस्तों, तो इसका पूर्व जो नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसका जो पूर्व नाम था वह था आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये है दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। तो 2021 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है, तो यह 12 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। इसका पूर्व नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है दोस्तों। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में। इनके जो प्रथम प्राप्तकर्ता रहे हैं वे कौन है, तो वह विश्वनाथ आनंद जी। विश्वनाथ आनंद जी इनके प्रथम प्राप्तकर्ता रहे हैं। ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, ये शतरंज के खिलाड़ी थे और इसके प्रथम प्राप्तकर्ता है विश्वनाथ आनंद जी। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो 12 खिलाड़ी कौन कौन से हैं दोस्तों, तो 12 खिलाड़ी हैं आपके। हम इनमें से महत्वपूर्ण नामों को जान लेते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में 5 खिलाड़ियों ने आपके पदक जीते हैं। टोटल 7 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं, तो उनमें से 5 लोगों को मिला है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। वे खिलाड़ी कौन कौन से थे, तो नीरज चोपड़ा, रवि कुमार और लवलीना बोरगोहेन। और थे कौन थे आपके, मनप्रीत सिंह और पीआर श्रीजेश। तो दोस्तों बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। तो नीरज चोपड़ा जी आपकी कौन है, नीरज चोपड़ा आपकी एथलेटिक्स है, यानी कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। रवि कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है, ये कुश्ती के खिलाड़ी है, और इन्होंने ब्रांज मेडल जीता है, ठीक है। इन्होंने ब्रांज मेडल जीता है, ये आपके मुक्केबाजी के खिलाड़ी हैं। मनप्रीत सिंह ये हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं, ये यानी कि ये हॉकी टीम के कप्तान हैं। तो हॉकी टीम को मिला है, और पीआर श्रीजेश भी आपका हॉकी टीम के गोल कीपर है। तो हॉकी टीम को मिला है आपका ब्रांज मेडल, ठीक है, याद रखिएगा। तो 5 लोगों को तो आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है दोस्तों, और टोटल 12 लोगों को नवाजा गया है। तो हम ये 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिए थे, ठीक है दोस्तों। तो आपको इतनी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। 2 नाम और जान लेते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिताली राज, ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, और एक है सुनील छेत्री। तो ये 7 नाम हो गए, और बचते हैं 5 नाम। सुनील छेत्री किसके खिलाड़ी हैं, तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। और बचते हैं 5 नाम, तो वो 5 नाम आपके टोक्यो पैरालंपिक के हैं, ठीक है। तो ये आपके 12 नाम हो गए, ठीक है। आपको इतनी सारी चीज़ें पता हो गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है। ऑप्शन है भद्रावती, सेलम, विशाखापट्टनम या रेणुकूट। तो दोस्तों लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है, तो लौह और इस्पात उद्योग के लिए भद्रावती जाना जाता है, सेलम, विशाखापट्टनम ये तीनों जाने जाते हैं, लेकिन रेणुकूट नहीं जाना जाता। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, तो आपके ऑप्शन है लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या भगत सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आधुनिक भारत का जनक कहते हैं राजा राम मोहन राय जी को। इसके अलावा इन्हें पुनर्जागरण के भी पिता कहते हैं, पुनर्जागरण के पिता भी इनको कहा जाता है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्होंने 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्होंने 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसमें इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया था, यानी कि एक ही ईश्वर पर इन्होंने बल दिया था कि ईश्वर केवल एक ही है, इस पर इन्होंने बल दिया था। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, संवाद कौमुदी।
ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन सी पत्रिका इन्होंने लिखी थी, प्रकाशन किया था, तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। कब किया था, तो 1921 ईस्वी में किया था दोस्तों। 1921 में इन्होंने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। इसी कारण से इन्हें भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत भी कहा जाता है, भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत भी कहा जाता है। अब बात करते हैं संवाद कौमुदी की, तो इसमें इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। इस पुस्तक में इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था, ठीक है, सती प्रथा का विरोध किया था संवाद कौमुदी में। तो आप इसको याद रखिएगा, यह बंगाली भाषा में लिखी गई थी, यह दोस्तों बंगाली भाषा में लिखी गई थी, इस चीज को याद रखिएगा। तो ये सती प्रथा के धुर विरोधी थे आपके राजा राम मोहन राय। तो इसी कारण से इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने 1929 को सती प्रथा को समाप्त किया, किसके द्वारा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त करने में सफल रहे हैं। तो सती प्रथा को समाप्त किया है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इनके सहयोग से सती प्रथा को समाप्त किया है। कब किया है, 1929 में, ठीक है। तो आपको इतनी सारी चीजें पता हो गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ दोस्तों, तो इसका गठन हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को गठन हुआ था। और इस किसकी सिफारिश पर हुआ था दोस्तों, तो यंग हिमल्टन की सिफारिश पर, यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गठन हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को, किस समिति की सिफारिश पर हुआ था, तो यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर, और राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। तो आपका ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश से ली गई है दोस्तों, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस भाग के अंतर्गत आते हैं, तो ये भाग 3 के अंतर्गत आते हैं, भाग 3 के अंतर्गत आते हैं मौलिक अधिकार। कौन से अनुच्छेद के तहत आते हैं, तो कौन से अनुच्छेद के तहत आते हैं, तो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आपके मौलिक अधिकार आते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन से व्यवस्था ली गई है, कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं, आइए उनको जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति का पद एवं महाभियोग प्रक्रिया को आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा और किन स्रोत को लिया गया है, तो उपराष्ट्रपति का पद को भी लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद को भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा बात करें तो संविधान की सर्वोच्चता इसको भी आपका लिया गया है, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। ऑप्शन है कोणार्क का सूर्य मंदिर, मार्तंड का सूर्य मंदिर, होयसलेश्वर का मंदिर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर सूर्य की देवता को समर्पित है। इसे यूनेस्को ने 1984 में विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त किया था। तो यूनेस्को ने 1984 में, यह देखिएगा
कि यूनेस्को ने 1984 में इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह पुरी जिला में स्थित है। याद रखिएगा कि पुरी जिला में यह स्थित है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि इसका निर्माण किसने किया था, इसका निर्माण आपको पता होना चाहिए किसने किया था। तो नृसिंह देव ने किया था, नृसिंह देव ने इसका निर्माण किया था। ये उड़ीसा के गंग राजा थे, ये आपके गंग शासक थे, गंग वंश के शासक थे आपके नृसिंह देव, इन्होंने ही इनका निर्माण किया था। कब किया था? तो दोस्तों 13वीं शताब्दी में किया था। 13वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया था। तो आपको इतनी सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनाया है? तो खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह एमपी में स्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश में यह स्थित है। और इसका निर्माण किया है आपका चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों ने इसका निर्माण किया है। चंदेल शासकों में राजा विद्याधर ने इसका निर्माण किया है। राजा विद्याधर ने इसका निर्माण किया है। आपको इतनी सारी चीजें पता होना चाहिए। यह किस वजह से फेमस है? तो यह कौन से धर्म के लिए फेमस है? तो ये हिंदू और जैन मंदिरों के लिए, हिंदू और जैन मंदिरों के लिए यह फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य होता है। फिर इस ऊर्जा को कौन ग्रहण करते हैं? हरे पौधे ग्रहण करते हैं। फिर हरे पौधों के द्वारा यह जीव जंतु के द्वारा यह ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र में जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत है वह है आपका सूर्य है। ठीक है, आप इस चीज को याद रखिएगा। इससे कौन सा क्वेश्चन और बनता है यहाँ से? तो पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था और कब किया था? तो पारिस्थितिक तंत्र इस शब्द का प्रयोग किया था इस शब्द का प्रयोग किया गया था 1935 में। इस शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 1935 में। किसने किया था? तो एजी टांसले ने किया था, एजी टांसले ने किया था। ठीक है, इसके अलावा पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हार्केल हैकल। दोस्तों अर्नेस्ट हैकल। तो पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिकी दोनों अलग अलग शब्द हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया था एजी टांसले ने, जबकि पारिस्थितिकी का प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, तो आप इन दोनों चीज़ों को याद रखेगा। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।